वेलकम बैक एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में अतुल्य भारत की अमूल्य निधियां में। अच्छा, एक बात बताइए, तलवारें योद्धाओं के हाथ में युद्ध के मैदानों में देखी जाती हैं, सही कहा ना? लेकिन क्या आप एक ऐसी कला के बारे में जानते हैं जो तलवारों से जुड़ी है? कभी सुना है खंजरों और तलवारों पर नक्काशी की कला जो सोने और चांदी के तारों से की जाती है? इस कला को क्या कहते हैं और कहां पाई जाती है ये कला? आइए मिलकर देखते हैं। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, और इसी धड़कते हुए दिल के साथ में यानी कि मोहक खुराना निकल पड़ा हूँ एक नए सफर पर और एक नए जीआई प्रोडक्ट की तलाश में। गेस व्हाट मैं कहा हूँ? नहीं पता ना, नहीं पता ना। ईस्ट के वेनिस कहे जाने वाले रोमांस से भरे हुए झीलों की शहर उदयपुर में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि आज हम कौन से जीआई टैग प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए इस शहर से थोड़ी जान पहचान कर लेते हैं। अब जब मेरी शहर से दोस्ती हो गई है तो आपको मैं यहाँ पर आने का असली मकसद भी बता देता हूँ। मुझे यहाँ पर खींच के लेकर आई है उदयपुर की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत कोफ्तगिरी। 2016 में इस कला को जीआई सर्टिफिकेशन भी मिला, जिससे इसकी खासियत और भी बढ़ जाती है। तो चलिए इस कला की गहराई में उतरते हैं और इसके दिलचस्प इतिहास को जानते हैं। कोफ्तगिरी एक ऐसी कला जो मेवाड़ के राजा महाराजाओं की शान और गौरव का प्रतीक रही है। जिस तरह महारानियों की शानो शौकत उनके आभूषणों में झलकती थी, उसी प्रकार महाराणाओं का मान सम्मान उनके शाही हथियारों में समाहित होता था, जिन पर बारीक और अद्भुत कोफ्तगिरी का काम उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ा देता था। कोफ्तगिरी एक पौराणिक कला है जो राजा महाराजा या देवी देवताओं से जुड़ी हुई कला है। इसको अलंकृत सोने के हथियार या आभूषणों से जैसे जोड़ा जाता है स्त्री को, वैसे पुरुषों को इससे जोड़ा जाता था उस वक्त में। इस कला में सोने और चांदी के तारों का इस्तेमाल ढाल, तलवार और खंजर जैसे शस्त्रों को खूबसूरती से सजाने के लिए किया जाता है। कोफ्तगिरी तलवार के ऊपर केले मूठ को सजाया जाता है। मूठ के साथ उसका कुलाबा होता है, उसकी जगह उसको सजाया जाता है। अंदर वो जो उसका फल होता है पूरा ऐसे ही रहता है। फिर उसके ऊपर जो म्यान होता है उसको वापस उसी तरह से जैसे गेंदों को सजाया उसी तरह से उसको सजाया जाता था। लोहे के हथियारों पर तारकशी की इस कला को अंजाम देने के लिए सबसे पहले अलग अलग रूपों में इसका बेस तैयार किया जाता है। राजा महाराजा के टाइम पे जो हथियार बनते थे ना, उसमें जो शेर के चेहरे हैंडल है, सोर्ड के हैंडल है, उसका जो बेस बनता था उसको कोफ्तगिरी का काम होता था गोल्ड और सिल्वर का। उस पर जो भी बेस बनता ना तो वो कच्चा काम हम बनाते थे। बेस तैयार हो जाने के बाद शुरुआत होती है एक धातु के अलंकृत हथियार बनने का सफर। ये बन के हमारे पास आता है, फिर उसके बाद इसके ऊपर पॉलिश की जाती है। पॉलिश करने के बाद चीरे लगाए जाते हैं, जो ग्राफ के हिसाब से इस पे चीरे लगते हैं, और चीरे लगने के बाद इस पे कोफ्तगिरी का काम शुरू किया जाता है। कोफ्तगिरी एक ऐसा जटिल शिल्प है जिसमें धैर्य, कौशल और तेज नजरों की जरूरत होती है।
परंपरागत रूप से इस शिल्प का काम सिकलीगर समुदाय के लोग उदयपुर में कई पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। तकरीबन मैं 40 साल से ये काम कर रहा हूँ। मेरे पुरखे भी यही काम करते थे और ये सारा काम हमारे समाज के बंदे ही करते हैं। मुख्य रूप से इस शिल्प में तलवारों और चाकुओं पर कहीं फूल पत्ती तो कहीं शिकार के दृश्यों को दिखाया जाता है। कोफ्तगिरी की बारीकियों को समझने के लिए हम पहुंच गए उदयपुर की एक खास शख्सियत डॉक्टर श्यामलता गहलोत से मिलने। डॉक्टर श्यामलता ने कोफ्तगिरी के स्वर्णिम इतिहास को संजोने के लिए इस विषय पर पीएचडी करके डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। मेरे हस्बैंड थे राजेश जी गहलोत, तो उनको ये लगा कि ये यही हो रहा है या वर्ल्ड में और भी कहीं हो रहा है, तो वो रिसर्च उसी वक्त से हमारी चालू हो गई थी 2012 से ही। तो हम लोगों ने काफ़ी इसमें शोध भी किया। कई लोगों ने ये बताया कि ये मिस्र में खुदाई में निकले, फिर ये बोला कि इजराइल से आया हुआ है, कोई बोल रहा है कि इराक से आया हुआ है। लेकिन जब डॉक्यूमेंटली इस चीज़ को देखा गया, आंका गया और जो खुदाई में जो पीस निकले हैं उस रिसर्च पे मुझे कम से कम 7 साल लग गए। उसी दौरान मुझे लगा कि अगर मैं इस पे रिसर्च कर रही हूँ, इसको पढ़ रही हूँ, तो मुझे इस पे पीएचडी करना बेटर है। विलुप्त होती इस कला को बचाए रखने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कोफ्तगिरी के नाम कर दी। पति के देहांत के बाद उन्हें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। पहले मैंने काम सीखा था तो हस्बैंड के साथ ही सीखा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैंसर से सरवाइव करना शुरू कर दिया तो उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल रही थी मैं, कैसे उसको प्रोडक्ट को बेचना है, करना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे परिवार को पता चला कि अकेले कर रही है, तो उनका विरोध शुरू हो गया कि हमारे यहाँ महिलाएं काम नहीं करती है। परिवार और समाज के विरोध के बावजूद डॉक्टर श्यामलता ने न सिर्फ अपनी कला को जारी रखा, बल्कि कोफ्तगिरी के लिए जीआई टैग भी हासिल किया। एक वो खुशी, वो हर्ष तो हमें है ही, क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट है हमारे साथ। लेकिन हम अब खुल के अपने आर्ट को शोकेस कर सकते हैं। हर आर्टिजन ये बता सकता है कि हम ये जीआई प्रोडक्ट है और हम इसको बना रहे हैं। यही मिलने के बाद गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ अच्छा फील होने लगा, अच्छा ऑर्डर मिलने लगे। इन मेहनतकश हाथों के लिए कोफ्तगिरी केवल एक पेशा नहीं है, ये उनकी पहचान, उनकी शान और उनकी आत्मा है। हर टुकड़े में उनके समर्पण और कला की बुनाई है, जो उन्हें न केवल गौरवान्वित करती है, बल्कि उन्हें इस बात का एहसास भी दिलाती है कि वे एक सदियों पुरानी धरोहर के संरक्षक हैं। उनकी कला हम तक पहुंची और हम चाहते हैं कि इस कला बंद नहीं हो और आगे तक जाए। इस कारण से हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। खूबसूरत कोफ्तगिरी से सजे इस तलवार को हाथ में लेने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इतिहास का कोई पन्ना पलटा हो। एक अजीब सा रोमांच मेरे भीतर जाग उठा। उदयपुर की कोफ्तगिरी आर्ट को इतने करीब से देखना मेरे लिए एक खास अनुभव है। सदियों पुरानी सोने चांदी की बारीक तारकशी अब सिर्फ तलवारों और खंजरों तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग डेकोरेटिव पीसेस और डेली यूज जैसी चीजों में भी देखी जा सकती है। इन कारीगरों का काम देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस राजपुताना दौर में लौट आया हूं मैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सरकार की मदद और जीआई टैग जैसे पहलों की वजह से आज के कारीगर अपनी विरासत को संभालते हुए उसे अपनी आजीविका में बदल चुके हैं। इसी के साथ इस खूबसूरत शहर से विदा लेने का समय आ चुका है। फिर मिलेंगे कुछ और नए चेहरों और उनकी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। दिस इज मोहक खुराना साइनिंग ऑफ। कोफ्तगिरी, भाई वाह, क्या बात है, शानदार।